तो आज हम बात कर रहे हैं 1909 के इंडियन काउंसिल एक्ट की। जी, जिसे मॉर्ले मिंटो सुधार के नाम से भी जाना जाता है। हाँ, और ये एक्ट उस समय आया जब भारत में राजनीतिक माहौल काफी गर्म था। बिल्कुल, एक तरफ कांग्रेस में नरम दल और गरम दल के बीच खींचतान चल रही थी, और दूसरी तरफ वो लॉर्ड कर्जन का बंगाल विभाजन 1905 वाला, उसका भी असर था। हाँ, माहौल बिल्कुल तैयार था किसी बड़े बदलाव के लिए, या कम से कम बदलाव की उम्मीद के लिए। तो आज हम इसी एक्ट को थोड़ा गहराई से समझेंगे, इसकी मुख्य प्रावधान क्या थे और भारत की राजनीति पर इसका असर क्या पड़ा। सही बात है। देखेंगे कि कैसे इसने प्रतिनिधित्व के दरवाजे तो खोले, थोड़े से ही सही, पर साथ ही विभाजन की नींव भी रख दी। तो शुरुआत करते हैं पृष्ठभूमि से। उस वक्त कांग्रेस के अंदर क्या चल रहा था? ये नरम दल गरम दल क्या था? देखिए, कांग्रेस में दो सोच चल रही थी। गोपाल कृष्ण गोखले जैसे नेता थे नरम दल वाले। अच्छा। वो मांगते थे कि अंग्रेजों के साथ मिलकर संवैधानिक तरीकों से धीरे धीरे सुधार लाने चाहिए, स्वशासन की तरफ बढ़ना चाहिए। और गरम दल तिलक वगैरह? हाँ, बाल गंगाधर तिलक, लाला लाजपत राय, विपिन चंद्र पाल, इनका मानना था कि भाई अर्जियों से कुछ नहीं होगा, हमें स्वराज चाहिए और उसके लिए स्वदेशी आंदोलन जैसे कड़े कदम उठाने होंगे। मतलब तरीकों को लेकर काफी मतभेद थे। बिल्कुल, और इसी माहौल में कर्जन ने बंगाल को बांट दिया। हाँ, 1905 में। कारण तो बताया, प्रशासनिक सुविधा। जी, कहा तो यही गया, लेकिन असली मकसद तो साफ था, बढ़ते हुए राष्ट्रवाद को रोकना और खासकर हिंदू मुस्लिम एकता को तोड़ना। जी, है ना। पूर्वी बंगाल मुस्लिम बहुल, पश्चिमी बंगाल हिंदू बहुल बना दिया। एकदम सही। इसी ने गरम दल को और मजबूत किया, स्वदेशी आंदोलन तेज हुआ। तो इन हालात में मांगे क्या उठ रही थी सरकार से? देखिए, गोखले जी तो इंग्लैंड गए, सेक्रेटरी ऑफ स्टेट मॉर्ले से मिले, उन्होंने वही अपनी बात रखी, संवैधानिक सुधार, स्वशासन। और मुस्लिम लीग, वो भी तो 1906 से बन गई थी। हाँ, आगा खान के नेतृत्व में मुस्लिम लीग का एक प्रतिनिधि मंडल वायसरॉय लॉर्ड मिंटो से मिला और उन्होंने एक बहुत ही खास मांग रखी। वही सेपरेट इलेक्टोरेट्स वाली। जी हाँ, मुसलमानों के लिए पृथक निर्वाचक मंडल, यानी मुस्लिम सीटों पर सिर्फ मुस्लिम वोटर वोट देंगे और मुस्लिम उम्मीदवार ही खड़े होंगे। और अंग्रेजों को ये अपनी फूट डालो और राज करो नीति में फिट बैठ गया होगा। बिल्कुल, उन्हें लगा कि इससे राष्ट्रवादी आंदोलन को बांटा जा सकता है। तो इन्हीं सब दबावों और रणनीतियों के बीच आया 1909 का एक्ट। चलिए, तो अब एक्ट के प्रावधानों पर आते हैं। सबसे पहले तो परिषदों का आकार बढ़ाया गया, है ना? हाँ, ये एक मुख्य बदलाव था। जो केंद्रीय विधान परिषद थी, मतलब सेंट्रल लेजिस्लेटिव काउंसिल, उसमें सदस्यों की संख्या 16 से बढ़ाकर 60 कर दी गई। काफी बड़ा जंप था ये तो। हाँ, और साथ में 9 पदेन सदस्य भी थे जो अपने पद की वजह से सदस्य होते थे। और प्रांतीय परिषदों का क्या हुआ? उनका भी विस्तार हुआ, जैसे बंगाल, मद्रास, बम्बई, संयुक्त प्रांत, इनमें सदस्य संख्या 50 तक पहुंच गई। तो क्या इससे सच में भारतीयों का दबदबा बढ़ा? देखिए, केंद्र में तो अब भी नॉमिनेटेड सदस्यों का ही बहुमत था। अंग्रेजों ने ये कंट्रोल अपने पास रखा। अच्छा। हाँ, लेकिन प्रांतों में एक बदलाव था। वहां गैर सरकारी सदस्यों के बहुमत की इजाजत दे दी गई। पर गैर सरकारी मतलब भारतीय ही हो, ये जरूरी नहीं था? नहीं, जरूरी नहीं था, पर हाँ, इससे भारतीयों के लिए संभावनाएं थोड़ी बढ़ी। और अब आते हैं उस सबसे अहम और कह सकते हैं विवादास्पद प्रावधान पर, पृथक निर्वाचक मंडल। जी, सेपरेट इलेक्टोरेट्स। मुसलमानों के लिए इसे लागू कर दिया गया। जैसा हमने पहले बात की, मुस्लिम सीटों के लिए सिर्फ मुस्लिम वोटर। इसने तो सीधे सीधे राजनीति को धर्म के आधार पर बांट दिया। बिल्कुल, इसने सांप्रदायिक राजनीति को एक तरह से कानूनी जामा पहना दिया। खुद मॉर्ले ने, जो सेक्रेटरी ऑफ स्टेट थे, इसे क्या कहा था? नाक के दांत बोना जिसकी फसल जहरीली होगी। बाप रे। शायद हाँ, शायद ये बस कहने की बात थी, लेकिन ये प्रावधान बहुत ज्यादा प्रभावशाली साबित हुआ आगे चलकर। सदस्यों के अधिकारों में भी कुछ बढ़ोतरी हुई थी, जैसे सवाल पूछना वगैरह। हाँ, कुछ हद तक। अब सदस्य बजट पर बहस कर सकते थे, प्रस्ताव ला सकते थे और पूरक प्रश्न यानी सप्लीमेंट्री सवाल भी पूछ सकते थे। ये 1892 के एक्ट में नहीं था, लेकिन सीमाएं तो होंगी ही। बिल्कुल थी। विदेश नीति और रियासतों से जुड़े मामलों पर चर्चा नहीं हो सकती थी। और सबसे बड़ी बात, गवर्नर जनरल या गवर्नर के पास वीटो पावर थी। वो किसी भी प्रस्ताव को खारिज कर सकते थे। मतलब असली लगाम तो उन्हीं के हाथ में थी। जी हाँ, शक्ति का संतुलन पूरी तरह अंग्रेजों के पक्ष में ही था। एक और नई बात हुई थी, भारतीयों को वायसराय की कार्यकारिणी परिषद में जगह मिली। हाँ, ये पहली बार था। सत्येंद्र प्रसाद सिन्हा, उन्हें लॉ मेंबर के तौर पर वायसराय के एग्जीक्यूटिव काउंसिल में शामिल किया गया। और लंदन में भी? जी,
लंदन में जो सेक्रेटरी ऑफ स्टेट की काउंसिल थी उसमें भी 2 भारतीय नियुक्त किए गए, केसी गुप्ता और सैयद हुसैन बिलग्रामी। तो ये एक प्रतीकात्मक कदम था, कह सकते हैं। हाँ, प्रतीकात्मक महत्व तो था इसका, लेकिन वास्तविक शक्ति के मामले में ये बहुत बड़ा बदलाव नहीं था, पर शुरुआत तो हुई। और चुनाव की प्रक्रिया कैसी थी? क्या आम आदमी वोट डाल सकता था? नहीं, बिल्कुल नहीं। चुनाव अप्रत्यक्ष होते थे, इनडायरेक्ट। केंद्रीय परिषद के लिए तो डबल इनडायरेक्ट सिस्टम था। डबल इनडायरेक्ट, वो कैसे? मतलब पहले स्थानीय निकायों के सदस्य प्रांतीय परिषदों के सदस्यों को चुनते, फिर प्रांतीय परिषदों के सदस्य केंद्रीय परिषद के कुछ सदस्यों को चुनते। बहुत घुमावदार प्रक्रिया थी। और वोट देने का अधिकार किसे था? बहुत ही सीमित। मताधिकार बहुत ज्यादा सीमित था। सिर्फ वो पुरुष वोट दे सकते थे जो बहुत ज्यादा टैक्स देते थे, करीब 10,000 रुपए सालाना, या बड़े जमींदार थे, या यूनिवर्सिटी सीनेट के मेंबर थे, या जिनके पास खास उपाधियां थी। और महिलाएं? महिलाओं को तो वोटिंग का अधिकार था ही नहीं। तो ये प्रतिनिधित्व असल में समाज के बहुत छोटे ऊंचे तबके तक ही सीमित था। तो अगर हम सार निकालें, 1909 का एक्ट एक मिला जुला कदम था। हाँ, कह सकते हैं। एक तरफ परिषदों का विस्तार हुआ, भारतीयों को थोड़ी ज्यादा भागीदारी मिली, सवाल पूछने जैसे कुछ अधिकार बढ़े, इससे नरम दल की कुछ मांगे पूरी होती दिखें। लेकिन दूसरी तरफ, और शायद यही इसकी सबसे स्थायी विरासत है, वो था पृथक निर्वाचक मंडल की शुरुआत। हाँ, जिसने भारतीय समाज में सांप्रदायिक विभाजन को संस्थागत बना दिया। बिल्कुल। इसकी खाई और गहरी होती चली गई और कई इतिहासकार मानते हैं कि देश के विभाजन के जो बीज बोए गए उनमें इस एक्ट का भी एक बड़ा हाथ था। इसने धार्मिक पहचान को सीधे सीधे राजनीतिक ढांचे का हिस्सा बना दिया। वाकई ये सोचने वाली बात है कि चुनावी राजनीति में धार्मिक पहचान को इस तरह औपचारिक रूप से शामिल करने की जो परंपरा तब शुरू हुई, उसकी गूंज या कहें परछाइयां आज भी हमारे समाज और राजनीति पर किस रूप में मौजूद है? बिल्कुल, ये एक ऐसा सवाल है जिस पर विचार करना जरूरी है।